हेलो ऑल, माय नेम इज़ ऋषभ अग्रवाल। और आज अपन लोग IOQGS जो कि हमारा पेपर हुआ था 17 जनवरी 2021 को, उसके पेपर 2 के फिजिक्स के सारे क्वेश्चन अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं अपन लोग। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 जो आया था, इसको मैं तुमको पहले से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें क्या कह रहा है कि अपने पास एक मिरर है यहाँ पे, और मिरर के सामने 3 टॉय रखे हुए हैं। टॉय नंबर 1, टॉय नंबर 2 और टॉय नंबर 3 कुछ इस तरीके से रखे हुए हैं। अब क्या हो रहा है कि एक गर्ल है, वो अपनी इस पाथ पर मूव करती हुई जा रही है। मान लो ये कोई पाथ है, और अपनी एक गर्ल, यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गर्ल है, वो कुछ इस तरीके से मूव करती हुई जा रही है, लोअर से ऊपर, मतलब बॉटम से अप ऊपर की तरफ जा रही है। तो ये बोल रहा है कि बताओ, क्वेश्चन में पूछा है कि ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 या ऑब्जेक्ट 3 में से किसकी इमेज मिरर में सबसे पहले दिखाई देगी इस गर्ल को। जब ये गर्ल इस लाइन पे जा रही होगी तो उसको सबसे पहले इमेज जो मिरर में दिखाई देगी ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 की, उसको किसकी दिखाई देगी। तो वही हमको ऑर्डर सेट करना है कि पहले किसकी दिखाई देगी, फिर उसके बाद इस तरीके से। तो यार देखो, ये ऐसे क्वेश्चन जो हम करते हैं वो फील्ड ऑफ व्यू से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, सॉरी, ये ऑब्जेक्ट 1 देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट 1 का अगर हम फील्ड ऑफ व्यू देखेंगे तो ऑब्जेक्ट 1 पे एक तो रे कुछ इस तरीके से करके ऐसे चली जाएगी, और एक रे कुछ इस तरीके से ऐसे चली जाएगी। तो अगर तुम देखोगे कि इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ ये वाला आ रहा है, यानी अगर अपने अपने लोगों ने आंख कहीं यहाँ पे रखी होती या गर्ल कहीं यहाँ होती तो इसको इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में दिखाई देती। लेकिन गर्ल तो हमारी यहाँ जा रही है। इसका मतलब क्या होगा कि इसको ऑब्जेक्ट 1 की इमेज कभी भी इस गर्ल को इस बात पे मूव करते हुए अगर जा रही है तो कभी भी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, फिर अपन ऑब्जेक्ट 2 के लिए बात करते हैं। ऑब्जेक्ट 2 के लिए देखते हैं। ऑब्जेक्ट 2 का बना लो। देखो, ऑब्जेक्ट 2 की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक रे तो कुछ यहाँ से जा रही है, वो कुछ ऐसे जाएगी, और ये कुछ इन्फिनिटी, और कुछ ही ऐसे जा रहा है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट 2 के लिए बात करें तो यार जो व्यू फील्ड है वो तो कुछ ये जा रहा है। यानी कि अगर हमारी गर्ल इन्फिनिटी पे भी होगी तब भी ऑब्जेक्ट 2 की इमेज देख लेगी मिरर में। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा दिखाई देगा? सबसे पहले दिखाई देगा 2 पे, क्योंकि अगर हमारी इन्फिनिटी पे भी होगी, गर्ल अगर इन्फिनिटी पे भी होगी तब भी वो हमें उसकी इमेज ऑब्जेक्ट 2 की दिखाई दे जाएगी। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट 3 की। देखो, एक बार 3 का भी और बना लेते हैं अपन। 3 का बनाते हैं तो 3 में एक तो कुछ इस तरीके से आएगा, और आखिरी रे कुछ यहाँ आएगी। तो इसका फील्ड ऑफ व्यू कुछ यहाँ पे है। तो यानी जब गर्ल सिर्फ इस रीजन में मूव कर रही होगी, जब हमारी गर्ल कुछ इस तरीके से पास कर रही होगी, तो केवल मान लो ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, इतने बीच में ही उसको इमेज दिखाई देगी 3 की, बाकी कहीं दिखाई नहीं देगी। तो सबसे पहले हमें अब क्या पता लग गया कि 1 की इमेज दिखाई नहीं देगी, 2 की इन्फिनिटी पे दिखाई दे रही है, यानी 2 सबसे पहले दिखाई देगा गर्ल को, और उसके बाद आगे जाके कहीं पे 3 दिखाई देगा। तो हमारा इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि एक हीटिंग एलिमेंट है इन द फॉर्म ऑफ ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी रेजिस्टेंस 310 ओम है। यानी कोई भी एक हीटिंग वायर होगा, उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 310 ओम है। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या कह रहा है, इट कैन बियर अ मैक्सिमम करंट ऑफ 5 एम्पियर। यानी जो हमारा वो हीटिंग वायर है, हीटिंग फिलामेंट है, वो 5 एम्पियर की करंट मैक्सिमम हमारे झेल सकता है। अच्छा, अब ये क्या बोल रहा है कि द वायर कैन बी कट इनटू पीसेस ऑफ इक्वल लेंथ, उसको इक्वल लेंथ के पीसेस में काटना है। द नंबर ऑफ पीसेस अरेंज सुटेबली सो एज टू ड्रॉ मैक्सिमम पावर व्हेन कनेक्टेड टू ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 220। इस 310 ओम की जो भी हमारी फिलामेंट है उसको काटना है इक्वल लेंथ के टुकड़ों में, और उसको हमें 220 ओम में कुछ इस तरीके से सेट करना है कि वो मैक्सिमम पावर ड्रॉ करे। ठीक है, बेसिकली हमें ये क्वेश्चन किस टेक्निक से करना है? हमें ये क्वेश्चन इस टेक्निक से करना है कि जो भी हम टुकड़ा कट कर रहे हैं, 310 को मान लो हमने 2 हिस्सों में काट दिया, या 4 हिस्सों में काट दिया, या 10 हिस्सों में काट दिया, तो जो भी एक टुकड़ा कट कर रहे हैं, ठीक है, वो टुकड़ा मैक्सिमम 5 एम्पियर की करंट उसमें आनी चाहिए। मिनिमम जो है वो मैक्सिमम 5 एम्पियर की उसमें करंट जो है वो उसमें फ्लो होनी चाहिए। अगर करंट उससे ज़्यादा आ जाएगी, मान लो 5 से ज़्यादा आ गई, 6 एम्पीयर की करंट उस टुकड़े में चली गई, तो वो जो है झेल नहीं पाएगा, तो हो सकता है वो पिघल जाए या कुछ बर्न आउट हो जाए। तो हम देखते हैं इसी टेक्निक से। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि यार देखो, ये 220 ओम का
220 वोल्ट की बैटरी है और जो हमारी करंट आ रही है वो आ रही है 5 एम्पियर की। तो मान लो कोई भी एक टुकड़े की बात करते हैं, मान लो हमने टुकड़ा उसमें से काट के कोई भी एक टुकड़ा की बात करते हैं आर। तो इससे अगर मैं आर कैलकुलेट करूं तो ये 220/5 यानी 44 ओम का एक टुकड़ा आ रहा है। यानी कि अगर मैंने इसको काटा है इन 310 ओम को तो यार 44 ओम से कम नहीं काट सकता। क्यों नहीं काट सकता? अगर मान लो यहाँ पे 40 ओम का एक टुकड़ा लगा दो, मान लो आर 40 ओम कर दो, तो इसमें करंट 5 से ऊपर चली जाएगी। 5 से ऊपर चली जाएगी तो ये रेजिस्टेंस बियर नहीं कर पाएगा। यानी जो टुकड़े काटने हमको वो डेफिनेटली 44 से कम तो नहीं आने चाहिए। अच्छा देखो अब क्या करेंगे, 310 को 7 से डिवाइड कर दो। तो 310 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे, 310 को अगर 7 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ हमारा जो आएगा निकल के ये 44.28 ओम आएगा। तो हमने क्या बोला, 44 ओम से कम नहीं आनी चाहिए, ये ज़्यादा आ रही है, चलो ये चल जाएगा। अब अगर मैं 310 को 8 से डिवाइड करूंगा तो एक टुकड़े की रेजिस्टेंस आएगी 38.25 समथिंग कुछ। ठीक है, तो यार ये तो नहीं चलेगा, क्योंकि अगर तुमने ये टुकड़े इतना टुकड़ा लिया और ये सारे टुकड़े पैरेलल में चिपकाए तो ये सारे टुकड़े बर्न आउट हो जाएंगे। और जब 8 के लिए नहीं आ रही है तो 44 करोगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगी, 62 में तो और भी कम हो जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए, आंसर क्या आ गया हमारा 7। इस तरीके से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, दो स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सी सही है कौन सी गलत है या दोनों सही है ये सब बताना है। सबसे पहले क्या कह रहा है, इफ़ यू पुट 100 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक ऐसे फ्रीजर में रखा है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस पर है। तो बोल रहा है क्या आइस विल इवेंचुअली लूज द लार्जर अमाउंट ऑफ हीट। क्या आइस जो है वो लार्जर अमाउंट ऑफ हीट जो है वो रिड्यूस करेगी। तो यार सबसे पहली बात तो ये देखो, अगर ये 0 डिग्री पर है, ठीक है, और 0 से अगर -10 पे अगर आ रहा है, आइस भी 0 पर है, वाटर भी 0 पर है, और अगर ये -10 पे पहुंच रहा है तो ये हीट अपने से रिलीज करेगा। कौन ज्यादा रिलीज करेगा, आइस करेगा वाटर करेगा, वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे मान लो कि 0 डिग्री पर ये मेरे पास 0 डिग्री पर ये मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वाटर है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर ये मेरे पास आइस है, और इसे कहाँ पहुँचना है, इसे कहीं ऐसे लेवल पे पहुँचना है जो कि -10 डिग्री सेल्सियस है। तो देखो आइस सीधे आइस है, मतलब आइस सीधे हमारी 0 से 10 पे पहुँच जाएगी, और इसमें हमारी कितनी एनर्जी लूज करेगी। तो अगर हम क्यू ऑफ आइस बात करें तो ms डेल्टा टी लगाएंगे। मास इस आइस का कितना है, 100 ग्राम। स्पेसिफिक हीट होती है हाफ, इंटू डेल्टा टी कितना हो गया, ये हमारा 10 का टेम्परेचर चेंज हुआ, 0 से -10 आया तो यहाँ पे 10 का टेम्परेचर चेंज हुआ। तो अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ आएगा 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज इसने आइस ने लूज करी जब वो आइस 0 से -10 जाएगा। लेकिन अगर वाटर 0 से -10 जा रहा है तो इसमें एक ये चीज़ है कि पहले वाटर आइस में बदलेगा, ठीक है, वाटर आइस में बदलेगा 0 डिग्री पर रहते हुए, और फिर आइस से इधर जाएगा 0 डिग्री से -10 पे जाएगा। तो यार ये कैसे होगा कि वाटर जो है वो आइस पर जाएगा, तो ये किस प्रोसेस के थ्रू होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह के प्रोसेस से। तो देख लेते हैं, अगर क्यू वाटर हम देखेंगे कितनी लूज कर रहा है हीट, तो 0 डिग्री से 0 डिग्री आइस बनाओ, कितनी हीट लूज कर गया वो आदमी, मतलब ये बर्फ कितनी लूज कर गई, ये वाटर। तो 0 डिग्री वाटर ये हो गया 100 इंटू 80 क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है ना, 80 क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इससे इतनी हीट से तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद ये 0 डिग्री से -10 तक जाएगा, यानी प्लस m, मास कितना है 100 इंटू हाफ इंटू 10, ठीक है, 100 इंटू हाफ इंटू 10, तो ये हो गया 8000, प्लस ये यहाँ से आएगा 500, तो ये हो गया 8500 कैलोरी की हीट वो छोड़ देगा। तो आइस छोड़ रहा है 500, वो छोड़ रहा है ये, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आइस जो है वो ज़्यादा हीट छोड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं है, गलत है, वाटर ज़्यादा हीट छोड़ रहा है। तो यानी स्टेटमेंट 1 गलत हो गया। जैसे स्टेटमेंट 1 गलत हो गया तो तुम्हारे पास आंसर डी आ गया, क्योंकि यही अपने पास डी एक ऑप्शन बचा। और स्टेटमेंट 2 भी देख लेते हैं कि एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज डेंसर देन आइस। हाँ ये बात ठीक है, 0 डिग्री पर वाटर जो होता है वो डेंस होता है आइस से, इसलिए ये स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 3
ट्रेजेक्ट्रीज दे रखी है 1 2 3। तो मैं बताना है कि कौन सी ट्रेजेक्ट्री है। हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो क्या कह रहा है कि कोई एक हेले कॉमेट है, कोई भी एक कॉमेट है जो सन के पास से गुजर रहा है, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी। और दूसरा क्या है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग वाला एक्सपेरिमेंट जो होता है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग का कौन सा इसमें डायग्राम सही होगा। तो सबसे पहले देखते हैं हेले कॉमेट नियर द सन। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो अगर मेरे पास ये कोई एक मैं ये सन बना रहा हूँ और एक हेले कॉमेट आ रहा है। कॉमेट की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज होती है। तो हेले कॉमेट जो होता है अगर हमारा गुजर रहा है सन के पास से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एक पल को ये इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएगा, ठीक है, एक पल के लिए इसकी तरफ अट्रैक्ट तो हो जाएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होती नहीं है कि वो उस हेले कॉमेट को अपने अंदर खींच ले। इसलिए इसकी जो ट्रेजेक्ट्री आएगी वो कुछ इस तरीके से होके जाएगी। तो सेकंड वाली जो ट्रेजेक्ट्री है मैं बोलूँगा ये किसकी होगी, हेले कॉमेट की। दूसरा हम देखते हैं कि अल्फा पार्टिकल वाला क्या सीन चल रहा है। देखो अल्फा पार्टिकल हमारा क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हमारा होता है कि हीलियम He2+ होता है। कहने का मतलब ये है कि हीलियम से अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो He2+ हो गया, यानी हीलियम पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब अगर ये क्या कह रहा है कि ये बीच वाला है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग में एक न्यूक्लियस पे मैंने हीलियम एटम या हम बोलेंगे हीलियम जो ये पार्टिकल है हमने दे के मारा था। तो न्यूक्लियस के अंदर तो प्रोटॉन भी होते हैं और जो अल्फा पार्टिकल दे के मार रहे हैं इस पे वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है और इसके अंदर हीलियम के अंदर प्रोटॉन है तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा। तो अगर मैंने इसको कुछ दे इसकी तरफ वेलोसिटी दी भी अल्फा पार्टिकल की, तो वो कुछ जाके इस तरीके से रिपेल हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये भी पॉजिटिवली चार्ज है ये, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं वो भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी रिपेल कर जाएगा। तो इससे हमारा जो आंसर आया वो डी आया कि सेकंड रिप्रेजेंट ट्रेजेक्ट्री फॉर द हेलिस कॉमेट एंड थर्ड रिप्रेजेंट फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में 4 बीकर दे रखे हैं और चारों में पानी भर रखा है। सेम पानी का मतलब हो गया कि चारों में पानी का मास जो है वो सेम है चारों बीकर में, लेकिन 3 बीकर्स ऐसे हैं इसमें कुछ बॉल रखी हुई है, एक स्टील की, एक कोई टीटी बॉल रखी हुई है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि जो ये यहाँ पे वेइंग मशीन है, इन जो भी ये कंटेनर्स है इसमें पानी भरा हुआ है, इसके नीचे एक वेइंग मशीन रखी हुई है जो कि इसका वेट नाप रही है। तो बोल रहा है कि बताओ अगर ए वाले का वेइंग मशीन शो कर रही है वो 1 किलोग्राम शो कर रही है, तो बाकी बी सी डी का वो क्या शो करेगी। तो सबसे पहले अगर हम ए का बात करें, ए वाले बीकर की बात करें, तो ए वाले बीकर पे तुम देखोगे अगर वो 1 किलो कर रहा है तो यानी उसके अंदर जो पानी है उसका मास कितना होगा। देखो उसके अंदर जो पानी है, WA की बात कर लूँ मैं, अगर ये 1 किलो शो कर रहा है यानी उसके अंदर जो पानी होगा वो 1 किलो का होगा, ठीक है। 1 किलो है तभी तो वो 1 किलो शो कर रहा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि बी वाले की बात करते हैं। बी वाले में क्या होगा, स्टील की बॉल इसके अंदर रखी हुई है। अब देखो समझो, पहली बात तो इसमें कुछ बी वाले कंटेनर की अगर मैं बात करूं तो बी वाले में पानी तो उतना ही भर रखा है, लेकिन एक इसमें एक ये बॉल और है जो कि स्टील की बॉल है। अगर स्टील की बॉल है तो क्या बनेगा, इस पे जो वाटर है वो बॉयंसी ऊपर की तरफ लगाएगी, बॉयंसी फोर्स FB ऊपर लगाएगा, वाटर इस पे ऊपर की तरफ लगाएगा तो ये वाटर पे पलट के नीचे की तरफ FB लगाएगा, ये वाटर पे पलट के नीचे की तरफ FB फोर्स लगाएगा। अगर ये FB फोर्स लगा रहा है और इस पे जो इसका पानी है और पानी का मास कितना है 1, तो नेट अगर हम बीकर के नीचे वाली सरफेस पर देखें तो 2 फोर्स आ रहे होंगे, एक तो FB आ रहा होगा और एक mg फोर्स आ रहा होगा। mg फोर्स किसका, वाटर का। तो बीकर के लोअर वाली सरफेस पे अगर हम देखें तो हमें क्या दिखेगा, हमें दिखेगा FB प्लस mg। तो ये हमारा क्या होगा लोअर वाली सरफेस पे, तो FB होता है वी रो जी प्लस mg। v क्या है इस वॉल्यूम का, इस जो भी बॉल है उसका वॉल्यूम कितना होगा 10⁻⁻⁴। वॉल्यूम कितना होगा 10⁻⁻⁴ इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10⁻³ इंटू जी, प्लस मास जो कि पानी का है हमारे पास, मास पानी का है वो है 1 इंटू 10। इसको सॉल्व करोगे तो ये कुछ 11 न्यूटन आएगा।
अब 11 न्यूटन अगर ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन आ रही है बेस पर, तो वो वेट कितना शो करेगा, उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे। 10 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 1.1 kg शो करेगा। ठीक है, तो हमने क्या करा कि बस एक जो पानी का मास था उसमें बॉयंसी फोर्स और ऐड कर दिया, क्योंकि वाटर जितना इस बॉडी पे बॉयंसी फोर्स लगा रहा उतना ही ये बॉडी उस वाटर पे बॉयंसी फोर्स लगाएगी। तो टोटल वो बॉयंसी फोर्स हम उसके mg के साथ ऐड कर देंगे टोटल नीचे के नॉर्मल एक्शन लेने के लिए। सेम यहाँ पे सी पर भी वैसी रहने वाला है। तुम अगर देखोगे तो सी पे भी, जो सी वाले केस में भी जो टेबल टेनिस वाली बॉल है उस पे बॉयंसी फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और बॉल जो है वो वाटर पे नीचे की तरफ वी लगाएगी। तो ये आंसर 1.1 kg सी का भी रहने वाला है। अगर मैं डी वाले केस की बात कर लूँ, तो अगर मैं चलो डी वाले केस की बात कर लेता हूँ, तो डी वाले केस में क्या है कि एक स्ट्रिंग एक्चुअली इससे ही कनेक्टेड है, स्ट्रिंग इससे ही कनेक्टेड है, तो और इसमें भी पूरा वाटर डल रखा है। तो एक्चुअली क्या होगा कि स्ट्रिंग का टेंशन फोर्स कुछ आ रहा होगा और ये कुछ होगा। कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग इस पूरे सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स हो जाएगी, स्ट्रिंग इस पूरे सिस्टम का एक इंटरनल फोर्स हो जाएगी। तो अगर हमारा नेट वेट इसमें देखेंगे इस वाले केस में, तो वो नेट वेट हमारा सिर्फ कितना आएगा, वो नेट वेट आएगा इस पानी का मास जो भी है इंटू mg प्लस इस बॉल का जो भी मास आएगा वो वाला मास m इंटू जी। ठीक है, मान लो m डैश इंटू जी। तो टोटल अगर हम बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की, वो आएगी mg प्लस m डैश जी। नॉर्मल रिएक्शन कहाँ, इस पे बेस पे जो आ रही है। तो अभी हम बात करते हैं m कितना है यहाँ पे, ये वाला पानी का तो 1 इंटू 10 प्लस m डैश है यहाँ पे 0.02, तो 0.02 इंटू 10 बोले तो ये आएगा 10.2 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन आएगा इसमें। ठीक है, अगर इतना आएगा उसको 10 से डिवाइड कर दो तो वेट जो डी पर आएगा वो कितना आएगा, 1.02 kg का वेट ये शो करेगा। तो यानी ये ए वाला बोलेगा 1 किलो पानी ऊपर है, बी वाला बोलेगा 1.1 किलो पानी ऊपर है, सी वाला बोलेगा 1.1 ऊपर है मेरे मतलब जो भी है पूरा, और डी वाला जो है वो बोलेगा कि 1.02 है इसका ऊपर वेट। ठीक है, तो अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं, यह है क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक ये फातिमा खड़ी है, ये एक बॉय है भारत नाम से। तो क्या हो रहा है कि इनके पीछे जो ये तुम्हें स्क्रीन दिख रही है, ये एक डिटेक्टर है जो कि साउंड की इंटेंसिटी नोट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि एक बार फातिमा क्लैप कर रही है, एक बार भारत क्लैप कर रहा है। अगर फातिमा क्लैप करेगी, ठीक है, तो ये उसकी क्लैप सुनेगा, ये वाला जो डिटेक्टर है। ठीक है, अब देखो अगर तुम यहाँ देखोगे, यहाँ पे दो डिटेक्टर में दो पीक्स आ रही है, एक तो ये बड़ी वाली पीक आ रही है, एक ये छोटी वाली पीक आ रही है। तो ये बड़ी और छोटी पीक क्यों है, देखो अगर मान लो फातिमा ने क्लैप करी, तो सबसे पहले तो तुरंत जैसी ही क्लैप करेगी फातिमा, वैसी ही ये वाला जो डिटेक्टर है वो सुन लेगा, और क्योंकि इसने इसके बिल्कुल बगल में खड़े होकर क्लैपिंग करी है, तो इसकी जो है एम्पलीट्यूड होगा काफ़ी ज़्यादा होगा, आवाज़ बहुत तेज होगी, तो ये ज़्यादा पीक से वो शो करेगा। फिर क्या होगा कि वही क्लैप की गूंज सामने तक जाएगी, बी वाले के पास तक जाएगी, तो तब तक थोड़ी हल्की हो चुकी होगी उसकी आवाज़। इसीलिए ये छोटी वाली पीक जो दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, ये जो छोटी वाली पीक दिख रही है वो रिकॉर्ड, वो उस चीज़ को बता रहा है कि जो सामने से आवाज़ आ रही है। ठीक है, जब फातिमा ने क्लैप कर दिया मान लो, उसके बाद वो आवाज़ चलती हुई यहाँ पे आई तो आवाज़ कुछ कम रह गई, तो वो चीज़ इससे शो हो रही है, ये जो छोटी वाली पीक है उससे। अब देखो इसमें क्वेश्चन में तो कुछ टाइम इंस्टेंसेस दे रखे हैं, यह है 3.037, 6.15 और इस तरीके से करके दे रखे हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 3.037 की, तो अगर 3.307 पे वो छोटी वाली क्लैप आ रही है, इसका मतलब ताली इससे पहले बज चुकी है। ठीक है, क्योंकि ये छोटी वाली क्लैप कब आएगी, क्योंकि ताली कहीं सामने बी बजा चुका होगा, उसके बाद वो चलती हुई यहाँ तक आएगी। लेकिन इस क्वेश्चन में घुमाने के लिए बी ने जो क्लैप करी है उसका टाइम इंस्टेंट मान लो t इक्वल टू 0 हुआ या 0.3 हुआ या कुछ भी हुआ, 0.3 सेकेंड, 0.1 सेकेंड, कुछ भी हुआ, वो टाइम इंस्टेंट इन्होंने नहीं दे रखा है। तो बस इन्होंने इतना दे रखा है कि ये टाइम
3.037 है, तो यानी ये तो ठीक है कि बी ने क्लैप करी होगी और बी की क्लैपिंग ये यहाँ पे सुनाई दे गई 3.037 पे। तो और ये भी बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक के बाद एक दोनों क्लैप कर रहे हैं, पहले बी फिर ए। तो इस डाटा से हमें पता लग गया कि चलो पहले बी ने क्लैप किया, उसकी डाटा उसकी जो है वो आवाज़ यहाँ तक आ गई, इन्हें छोटे वाले ने रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद 5.099 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब इस पे इस फातिमा ने क्लैप करी होगी। फातिमा ने क्लैप करी, एकदम बड़ी सी पीक रिकॉर्ड हो गई और वो पीक और वो आवाज आगे जाएगी और किसी इंस्टेंट पे ये रिकॉर्ड कर लेगा। और देखो लकीली यहाँ पे दे भी रखा है कि 8.723 सेकंड पे एक छोटी वाली पीक है, ये डेफिनेटली इसकी पीक होगी जो फातिमा ने 5.099 सेकंड पे जो क्लैप करी होगी। समझ रहे हो, फातिमा ने जो क्लैप करी है उसकी गूंज ये 8.7237 पे सुनाई दे रही है। अब देखो क्वेश्चन बस इतना ही खत्म हो गया। स्पीड क्या दे रखी है 383, वो 363 बोल रहा है कि बताओ इसके बीच की डी कितनी होगी। तो डी जो होगी, जो डिस्टेंस होगी वो होगी स्पीड इनटू टाइम। अब स्पीड तो 363 दे रखा है, टाइम क्या इनने क्लैप करी 5.099 पे और ये जो गूंज गई वो 8.723 सेकंड तक सुनाई दी। यानी कि कितनी देर में ये आवाज यहां से यहां पहुंच गई, तो ये कितनी देर में पहुंच गई इनटू ये करोगे 8.723 माइनस 5.099। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसका कुछ आंसर 1315 समथिंग कुछ करके आएगा इसका आंसर, डी इक्वल टू इतना मीटर। और ये अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें क्या कह रहा है कि एक अर्थ है और उसकी हाफ सरफेस पे वो बोल रहा है कि लगातार हीट जो है वो लगभग उस पर पड़ रही है। हाफ सरफेस अर्थ की जितनी भी है उस पर हीट पड़ रही है। कितनी हीट एक सेकंड में आ रही है अर्थ पर, वो आ रही है 4.3 इंटू 10⁻16 वॉट की हीट हर सेकंड पे उस पर अर्थ पर पड़ रही है। और जो हीट पड़ रही है उस हीट से क्या हो रहा है कि अर्थ में जितना भी जो वाटर है वो इवेपोरेट हो रहा है पहले, ठीक है, और फिर उसके बाद वो वाटर इवेपोरेट होके वापस से प्रेसिपिटेट हो रहा है और वो अर्थ की सरफेस पे ऊपर जम रहा है वो पानी। तो तुमसे बोल रहा है कि एक साल भर में अगर ये हीट अर्थ लेती रही तो जो पानी हमारा इवेपोरेट होगा, प्रेसिपिटेट होगा, तो प्रेसिपिटेट होने के बाद अर्थ की सरफेस पर वो कितनी हाइट या कितनी थिकनेस का पानी जमा हो जाएगा पूरी अर्थ के चारों ओर, ये तुमसे क्वेश्चन में बोल रहा है। और एक चीज और बोल रहा है कि इसमें अर्थ का टेम्परेचर हमेशा 288 केल्विन मेंटेन कर रखा है, यानी अर्थ का टेम्परेचर हम लगभग 288 केल्विन मान रहे हैं। 288 केल्विन का मतलब क्या हो गया, हमारा 15 डिग्री सेल्सियस है। तो यार सबसे पहले ये देखते हैं कि एक सेकंड में अगर अर्थ के पास इतनी हीट आ रही है 4.3 इंटू 10⁻16 हीट एक सेकंड में आ रही है, तो हम ये देखेंगे कि एक सेकंड में कितना पानी जो है वो इवेपोरेट हो रहा है। ठीक है, तो 4.3 इंटू 10⁻16 हीट एक सेकंड में आ रही है, डेट मस्ट बी इक्वल टू हमारे पास कितना पानी इवेपोरेट होगा। तो हम यार इसके लिए वो लगाएंगे, क्या कहते हैं अपना ms डेल्टा टी। तो मास हमारा m मान लो एक सेकंड में जा रहा है, स्पेसिफिक हीट वाटर की होती है 4200 मल्टीप्लाई बाय पानी। अगर पूरी अर्थ अगर 15 डिग्री सेल्सियस पे है तो अर्थ पे जो पानी है वो भी 15 डिग्री सेल्सियस पे होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले 15 से 100 पे लाना है, तो यानी 100 माइनस 15 कितना हो गया 85। अब जो पानी आया 100 पे उसको इवेपोरेट करना है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वाला भी लगाना पड़ेगा इसमें फॉर्मूला। तो ये कितना होगा m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें कुछ 2216 इंटू 10⁻13 ये कुछ आएगी। इसको सॉल्व कर लेना, ये मास जो है वो मेरा कुछ निकल के आएगा और वो मास जो भी आएगा ये पर सेकंड का मेरा बता रहा है कि यार इतने एक सेकंड में इतना मास पानी का इवेपोरेट हो रहा है पूरी अर्थ की सरफेस से। फिर अगर मैं बोलूं 365 दिन में कितना मास इवेपोरेट होगा, तो मैं क्या करूंगा, 365 दिन में कितना मास इवेपोरेट होगा, इसके लिए मान लो जो भी ये m मास आया, इस m मास को 365 इंटू 24 इंटू 3600 समझे, इतने सेकंड होते हैं ना एक साल में, तो इतना मास टोटल इतना वाटर जो है वो इवेपोरेट हो गया। टोटल वाटर
इतना इवेपोरेट हो गया। अब ये टोटल वाटर इतना इवेपोरेट हो गया और ये ही पलट के अर्थ के चारों ओर जमेगा। अब ये अर्थ के चारों ओर कैसे जमेगा? देखो, अर्थ है हमारी कुछ ऐसी और इसकी कुछ रेडियस होगी r। तो ये जो है वो वाटर अर्थ के चारों ओर कुछ कुछ h हाइट की थिकनेस तक बढ़ जाएगा। ठीक है, ये h हाइट की कुछ थिकनेस में जमा हो जाएगा ये पानी चारों तरफ। तो हम इसका कैसे निकालेंगे ये वॉल्यूम? ये वॉल्यूम हम ऐसे निकालेंगे 4 पाई r स्क्वायर h। तो ये वॉल्यूम कितना हो गया? 4 पाई, रेडियस ऑफ अर्थ इज 6400 इंटू 10⁻³ 6400 किलोमीटर लिए मैंने, 4 पाई r स्क्वायर इंटू h, ये वॉल्यूम हो गया। मल्टीप्लाई बाय रो, रो कितना हो गया? डेंसिटी ऑफ वाटर, डेट मस्ट बी इक्वल टू कितना मास, उसको कितना मास हमारे पूरे साल भर में जो है वो उड़ गया, कितना मास जो है वो इवेपोरेट होके अब वापस से अर्थ की सरफेस पर जमने वाला है, कितना मास? ये वाला मास जो मैंने निकाला है, ये टोटल मास। तो ये टोटल जो वाटर है, टोटल वाटर जितना है, इसको यहाँ पे इवेपोरेट, इसको यहाँ पे रख देना। सबसे पहले इसमें m निकालना, फिर टोटल वाटर साल भर का निकालना, वो साल भर का वाटर निकाल के यहाँ रख देना। इससे जो तुम्हारी h हाइट आएगी वो अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर आएगी, यानी अर्थ की सरफेस पर 1 मीटर की मोटी परत जम जाएगी पानी की, जब वो प्रेसिपिटेट होके अर्थ की सरफेस पर जमेगा।